गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। मैं आप लोगों को आहार विज्ञान एवं पोषण डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से बता रही हूँ, जिसमें मैंने कुछ चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। आज एक नया यूनिट स्टार्ट करना है। यूनिट स्टार्ट कर देते, लेकिन आप लोग को यूथ के इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी टाइम निकाल के किसी टाइम। खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह, भोज्य पदार्थों मिलावट, ये दोनों मैं कंप्लीट करवा दी हूँ। 6 यूनिट कंप्लीट हो गया, इसमें 2 ही चैप्टर था। आज सोच रही थी कि स्टार्ट कर दूँ ये उपचारात्मक पोषण, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि आप इसमें भी देखिए, आपको जैसे अंडा ख़त्म कर दी, दूध से बने भोज्य पदार्थ, पेय पदार्थ, मसाला गुड़ बचा हुआ जो बचा है सब करवाऊंगी। खाद्यान्न जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पहले मैं उसको लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोगों को करवा दूं ये भाग 5 उपचारात्मक पोषण के अंतर्गत जितने आहार, जैसे मधुमेह में आहार, कार्डियोवैस्कुलर रोग में आहार, जितने भी आहार हैं जो हमारे सिलेबस में है, मैं सोच रही हूँ सारा क्या करूँ, कंप्लीट करवा दूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौष्टिकता की संकल्पना, आहार की संरचना एवं कार्य, संतुलित आहार, आहार वर्ग का वर्गीकरण, उनके स्रोत, पौष्टिकता, अल्पता से रोग मतलब कमी से जो रोग होते हैं वो, आहार तैयार करना, खाद्य संरक्षण, आपको बता दी, मिलावट। 2 टॉपिक यहाँ से मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, विभिन्न रोगों जैसे ज्वर, टाइफाइड, अल्सर, मधुमेह, गुर्दा, दिल के रोगियों के लिए आहार में यही स्टार्ट करने जा रही हूँ। विभिन्न रोगों के लिए जो भोज्य पदार्थ है, जब मैं ये कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है, उसके बाद जब आगे जाऊंगी तो उसमें ये सारे यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जैसे आपके ये मेन दिए हुए ना चैप्टर, जैसे खाद्य संरक्षण, मिलावट, रोग, ये सब मेन यूनिट करके दिए हैं, क्वेश्चन आएंगे भी आएंगे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो ये है आहार उपचारात्मक पोषण के, वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूं। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अपनी वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। – 620 से स्टार्ट है उपचारात्मक आहार। देखिए यहाँ से क्या है, स्टार्ट है उपचारात्मक आहार, थेरेपिटिक डाइट कहते हैं जिसे। तो चलिए देखते हैं। रोगावस्था में जब व्यक्ति विभिन्न रोगों से ग्रस्त रहता है, जैसे बुखार, अतिसार, अपच, कब्ज, यकृत का रोग, पीलिया, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, वृक्क का रोग आदि। रोगावस्था में कहने का मतलब जब आप किसी रोग से को सर्वाइव कर रहे हैं, रोग को झेल रहे हैं, रोग में मतलब लाइफ चल रही, जैसे बुखार हो गया, अतिसार हो गया, आपको बार बार अपच हो जा रहा है, कब्ज हो जा रहा है, लीवर संबंधी कोई बीमारी है, किडनी संबंधी कोई बीमारी है, हार्ट संबंधी कोई बीमारी है, तो आप क्या करते हैं, उसको झेल रहे होते हैं ना, उस टाइम आप उससे ग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो उसके टाइम क्या होता है कि आप दवाओं के यूज के साथ साथ, दवा तो आपके लिए ज़रूरी है, उसके साथ अगर आप थेरेपिटिकल डाइट यूज़ करेंगे, थेरेपिक डाइट जिसे कहते हैं, उस डाइट का यूज़ करेंगे, उस न्यूट्रिशन का यूज़ करेंगे, तो वो आपके दवा के साथ क्या है, आपका सपोर्ट का काम करेगा वो आहार। ठीक है, क्योंकि जब आपकी शरीर बनी है तो उसमें दवा के लिए, जब आपकी शरीर मतलब धरती पे जन्म हुआ तो दवा नहीं बन गया था तुरंत। ठीक है, लेकिन क्या है, आहार था, तो आप आहार के द्वारा भी विभिन्न रोगों को ठीक कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण करके, उसके क्या है रूप को बदल करके। वही आपको चीज़ें इसमें क्या करनी है, देखनी है। तो आपने देख लिया रोग आदि होते हैं, तो रोग से शीघ्र विमुक्ति के लिए, मतलब उसे छुटकारा पाने के लिए दवा के साथ साथ आहार का भी उपयोग किया जाता है। रोग से शीघ्र विमुक्त हेतु, रोग की तीव्रता को कम करने तथा रोग में व्यापक सुधार लाने हेतु आहार विज्ञानी, डाइटियन जो होते हैं, भोजन का प्रयोग एक प्रमुख कारक के रूप में करते हैं। इसे ही आहार द्वारा चिकित्सा अथवा उपचारात्मक पोषण, डाइट थेरेपी या थेरेपिटिक डाइट न्यूट्रिशन कहते हैं। कहने का मतलब जब आपको कोई बीमारी हुई है, तो जैसे थेरेपिटिक होते हैं ना, डाइट जो डाइटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, आपको अगर मोटापा है तो उसका डाइट चार्ट बना के देंगे कि आप इस टाइम ये करो, इस टाइम इस चीज़ को खाओ, इस टाइम ये करो, इतने घंटे मत कुछ खाओ, बताते हैं। तो वो आहार क्या होता है, वो आहार जो होता है आपको उस प्रॉब्लम से क्या होता है, बाहर निकलने में आपका सहयोग करता है। तो इसकी भी अलग से क्या होती है, पढ़ाई होती है, अलग से इसका भी क्या होता है, डिग्रियां मिलती हैं। तो ये जो उपचारात्मक पोषण होता है, जो आहार मतलब आहार विज्ञानी या चिकित्सा द्वारा आपको दिया जाता है, उसका क्या होता है, उस रोग में लड़ने के लिए, उस रोग से विमुक्त पाने के लिए आप में सहयोग देते हैं। कौन से, ये जो उस टाइम में, जब आप जिस टाइम बीमार है, जिस टाइम आपकी कोई थेरेपी चली, उस टाइम में जो उपचारात्मक पोषण जो होता है ना, उस चीज से बाहर निकलने के लिए जो आप न्यूट्रिएंट का उपयोग कर रहे हैं भोजन के माध्यम से, उसे ही क्या कहते हैं, तो थेरेपिटिक न्यूट्रिशन या कहते हैं, या तो थेरेपिटिक डाइट या डाइट थेरेपी या थेरेपिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आए इतनी बात। रोगी की अवस्था में व्यक्ति का भोजन सामान्य दिनों की तुलना में भिन्न हो जाता है, रोग की प्रकृति, दशा, तीव्रता तथा प्रभाव के अनुसार। जैसे रोग की प्रकृति क्या है, कुछ दिन तक चलने वाला है,
अति अल्पकालीन है, अल्पकालीन है, दीर्घकालीन है, उसकी प्रकृति कैसी है, लॉन्ग टाइम तो चलेगा तो आपके भोजन का कैसा डाइट चार्ट बनाया जाए, डाइट प्लान किया जाए। अब एकदम से स्ट्रिक्ट डाइट कर दिया जाएगा और आपको लॉन्ग टाइम की कोई बीमारी है तो आप तो कर ही नहीं पाएंगे, आप तो अपने भोजन को देख के और बीमार हो जाएंगे। तो वही चीज़ें, दशा कैसी, उसकी स्थिति है, कैसे स्टेज पे है, तीव्रता कितनी है, ठीक है, उसका इफेक्ट कैसा है, उसको ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, पोषक तत्वों की अधिक मांग होती है। तो किन्हीं पोषक तत्वों की मांग घट जाती, किन्हीं की क्या होती है, आपकी रोग की प्रकृति, दशा, तीव्रता और प्रभाव के आधार पर बढ़ जाती है, किन्हीं पोषक तत्वों की मांग क्या होती है, घट जाती है। जैसे अगर आपको कह सकते हैं कि अगर डायबिटिक पेशेंट हो गए, आपको डायबिटीज़ हो गया तो आपको क्या होता है, कार्बोज संबंधी जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनकी मांग कम हो जाती है, प्रोटीन संबंधी जो पदार्थ होते हैं उनकी मांग बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, आपकी चयापचयी जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हो बिगड़ जाती है, टूट फूट बॉडी में होती रहती। तो प्रोटीन, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें शर्करा की मात्रा होती है जो क्या होता है, शर्करा लेवल को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को रोक देते हैं या कम मात्रा में देते हैं रोग की स्थिति के आधार पर। तो वही बात कही जा रही है कि मतलब किन्हीं किन्हीं पोषक तत्वों की अधिक मांग होती है तो किन्हीं पोषक तत्वों की मांग घट जाती है। कुछ पोषक तत्व बिल्कुल ही वर्जित हो जाते हैं। यदि वर्जित भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लिया जाए तो रोग की तीव्रता बढ़ जाती है तथा गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे हिपैटिक कोमा में नमक, हृदय रोग में घी तेल, कब्ज में मैदे की रोटी, अतिसार में रेशे युक्त भोजन वर्जित है। कहने का मतलब जब आपको हिपैटिक कोमा है, आपको लीवर संबंधी प्रॉब्लम है और ज़्यादा कोमा की स्थिति में आ गए तो आपको उस टाइम क्या होगा, नमक पूर्णतः वर्जित हो जाता है। आपको अगर हृदय संबंधी बीमारी है, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे है, जैसे क्या हुआ, आपके जो ब्लड वेसल्स नलियाँ हैं जो, उसमें क्या हुआ, वसा का जमाव हो गया जिससे आपको हृदय संबंधी अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको घी तेल इन सब चीज़ों पर क्या होता है, या तो कम कर देंगे, रोग की दशा को देख के रोग के प्रभाव को देंगे, या तो बिल्कुल से रोक देंगे। कब्ज में मैदे की रोटी पे रोक, अतिसार में रेशे युक्त भोजन वर्जित होते हैं। रोगावस्था में चयापचय की क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है। जब आपकी रोग अवस्था आ जाती है, मतलब आप रोग से सर्वाइव कर रहे हैं, रोग में जैसे आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो उस टाइम आपकी मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती हैं वो सामान्य रूप से थोड़ी चलती हैं। वो क्या होती हैं, उसका जो चलने का तरीका, जो क्रिया होती है, जो फंक्शन होता है वो बदल जाता है, ठीक है, अनियमित जिसे कहते हैं हो जाता है। मधुमेह रोग में चयापचय क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती। बुखार की स्थिति में चयापचय क्रिया की दर में बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी का 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो 7% क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है आपकी बढ़ जाती है। आपको पता है, वही चीज लिखा है कि बढ़ जाता है। गुर्दे की बीमारी में नमक का निष्कासन नहीं हो पाता तथा उत्कों में नमक संग्रहित होने लगता है और आपको क्या होता है, ओडिमा हो जाता है, आपकी बदन में क्या होता है, पानी इकट्ठा होने लगता है। हृदय की बीमारी में धमनियों में वसा का कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। गठिया की बीमारी गॉइट में यूरिक अम्ल का अधिक उत्पादन होने लगता है। पीलिया में यकृत द्वारा विषाक्त पदार्थों का निष्कासन, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाता। किसमें, जब आपको पीलिया जॉन्डिस हो गई है, जो बाद में वैसे हेपेटाइटिस बी, ए, सी ऐसे होता है ना, वही बाद में उसका रूप बिगड़ता है तो रूप ले लेता है। तो जब पीलिया में यकृत द्वारा विषाक्त पदार्थ, जो टॉक्सिन होते हैं बॉडी में, वो आपका क्या होता है, डिटॉक्सिफाइड मतलब निष्कासित नहीं हो पाता इत्यादि। अतः भोजन में सुधार एवं परिवर्तन अत्यंत ही आवश्यक होता है। आहार चिकित्सा डाइट थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है कि रोगी जो है जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, अपने घर, संस्थान, कार्यशाला जहां कहीं भी वह कार्यरत है, अपने कार्य को पूर्ण कुशलता एवं निपुणता से संपन्न कर सके। इसका बस यही आहार चिकित्सा जो डाइट आपकी थेरेपी है, उसका बस इतना सा उद्देश्य है कि जो रोगी है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, अपने जिन कार्यों में नियमित रूप से जो मतलब जिस कार्य में कार्यरत है उस पे वो आगे बढ़े, मतलब अपना कार्य आराम से संपन्न कर सके। उपचारात्मक पोषण की परिभाषा एम स्वामीनाथन ने अपनी पुस्तक इसेंशियल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, इसेंशियल ऑफ फूड न्यूट्रिशन किसकी बुक है, तो आप बताएंगे एम स्वामीनाथन की बुक है। उन्होंने उस बुक में क्या कहा कि थेरेपेटिक न्यूट्रिशन इज कंसर्न्ड विथ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, जिस टाइम वो सफ़र कर रहा हो पेशेंट अपनी प्रॉब्लम से, फ्रॉम डिफरेंट डिजीज, डिफरेंट विभिन्न प्रकार की डिजीज से जब वो सफरिंग कर रहा हो, जब उससे क्या हो, वो लड़ रहा हो, मतलब उसे ग्रस्त हो पेशेंट, एंड
प्रेस्क्राइबिंग द राइट टाइम ऑफ डाइट ऑफ देम, मतलब उसी टाइम आपको प्रेस्क्राइब किया था, आपको दिया जाता है डाइटिशियन द्वारा थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन में, उसी राइट टाइम पे आपको आपका डाइट प्लान बनाया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको डाइट दिया जाता है। किस डाइट में? थेरेपी डाइट में या डाइट थेरेपी में। प्राउडफिट एंड रॉबिन्सन के अनुसार डाइट थेरेपी इज द यूज ऑफ फूड एज द एजेंट इन इफेक्टिंग रिकवरी फ्रॉम इलनेस, मतलब आपकी कमजोरी, आपकी बीमारी में थेरेपिकल डाइट, जो डाइट थेरेपी होती है उसका प्रयोग यही होता है कि ये फूड के द्वारा कुछ एजेंटों के प्रयोग से, इफेक्ट से आपको रिकवरी कराता है आपकी बीमारी की स्थिति में। इफ एजेंट डील विथ मॉडिफिकेशन नेसेसरी इन द डाइट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज, वो क्या है? मॉडिफाइड करके नेसेसरी विभिन्न तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है आपकी डिजीज में, उनका उपयोग किया जाता है, वही क्या होती है? तो डाइट थेरेपी होती है, जिसे या तो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। बक्सी के अनुसार वह भोजन जो रोग से छुटकारा पाने में सहायक हो, रोग तथा रोगी के शारीरिक मांग के अनुरूप हो, उसे उपचारार्थ भोजन थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वह भोजन, बक्सी साहब ने क्या कहा था कि वह भोजन जो रोग से छुटकारा पाने में सहायक हो तथा रोग तथा रोगी के शारीरिक मांग के अनुरूप हो, जिस रोग से वो लड़ रहा है उसकी मांग के अनुसार हो, उसी रोग से छुटकारा पाने में जिस भोजन का आप उपयोग कर रहे हैं उसे ही क्या कहते हैं? उपचारार्थ भोजन या थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। D.F. टर्नर के अनुसार डायटिक्स इन द कंबाइंड साइंस एंड आर्ट, इसमें इन्होंने क्या कहा था कि डायटिक्स जो पथ्यापथ है वो क्या है? संयोजन है किसका? विज्ञान का और कला का। द फीडिंग इंडिविजुअलिजर ग्रुप अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कुछ न्यूट्रिशन के नियमों के द्वारा जो है अकॉर्डिंग उनके बना हुआ है। एंड मील्स मैनेजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक एंड हेल्थ कंडीशंस, उपरोक्त आधार पर उपचारात्मक पोषण को निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है कि उपचारात्मक पोषण विज्ञान एवं कला का सम्मिलित रूप है। जैसे आप प्रबंध में देखे थे, प्रबंध प्रक्रिया क्या है? तो मानसिक प्रक्रिया और क्या है? तो इसमें विज्ञान और कला दोनों सम्मिलित है। वैसे ही जो ये उपचारात्मक पोषण है, जो ये आप कह सकते हैं थेरेप्यूटिक डाइट है, वो क्या है? विज्ञान और कला दोनों है, जिसमें रोगी व्यक्ति के विभिन्न आर्थिक स्तर, रोग की स्थिति, शारीरिक मांग तथा रोग के लक्षण के आधार पर पोषण तथा व्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भोजन दिया जाता। उसका स्तर किस प्रकार का भोजन ग्रहण करने लायक है। अगर मान लीजिए कि वो गरीब है, उसका क्या है? निम्न स्तर है, उसका जो उसके आर्थिक समस्या है और उसको आयरन की कमी है, तो आप क्या कहेंगे कि आप ले जाइए डायरेक्ट, आप जो है कि अनार खाइए, अनार महंगा तो अनार वो कहाँ से खाएगा? तो उसका भी कुछ सब्स्टिट्यूट होता है, जैसे चुकंदर आपके खेत में हो जाता है, पालक हो गया, ठीक है, और जो चौलाई होती है ये हो गया, बथुआ हो गया, आप कह सकते हैं उसके साथ गुड़ खा लो आप, तो आपकी आयरन की पूर्ति हो जाएगी। तो वो अगर वो कह सकते हैं कि अगर वो अनार नहीं खा सकता उस टाइम क्योंकि वो महंगा है, उसकी आर्थिक स्तर को ध्यान में रखने की बात है, तो उसके जो सब्स्टिट्यूट है जो उतना ही आपको न्यूट्रिएंट देंगे, आप उसका उपयोग कर लेंगे। रोग की स्थिति को ध्यान में रख के आपका रोग किस प्रकार का है? तीव्र है, मतलब एक्यूट है या क्रॉनिकल है, ठीक है, तीव्र है या फिर दीर्घकालिक है, उसको ध्यान में रख के। शारीरिक मांग, आपकी मांग क्या है? आप मध्यम वर्क कर रहे हैं, आप कम वर्क कर रहे हैं या अतिक्रियाशील है, उसको ध्यान में रख के। आपका रोग का लक्षण, आपकी रोग के लक्षण, जैसे आपको अगर जिस चीज़ की प्रॉब्लम, अगर आपकी बॉडी में कोई रोग उत्पन्न होता है तो पहले अपने सिम्टम्स भी छोड़ता है, तो उसको ध्यान में रख के जो आपकी थेरेप्यूटिक, मतलब जो आपको आहार दिया जाएगा, उसी आहार को क्या कहते हैं? आपके पोषण व्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आपको जो पोषण, आपको जो न्यूट्रिएंट, जो आपको आहार दिया जाएगा उसे ही उपचारार्थ आहार या थेरेप्यूटिक डाइट कहते हैं। बस इतना सा आपको समझना है। अगला नंबर आता है, रोगावस्था में जब आहार द्वारा उपचार होने से व्यक्ति रोग से मुक्ति पा जाता है अथवा रोग पर अपेक्षित सुधार एवं नियंत्रण होता है, तब आहार शास्त्र डाइटिक्स को उपचारात्मक शास्त्र डाइट थेरेपी तथा इस विज्ञान को उपचारात्मक पोषण थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आई बात?
आहार शास्त्र डायटिक्स सामान्य आहार का ही गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूपांतरण एवं परिष्कृत है। कहने का मतलब जो डायटिक्स है वो क्या है, जो आप सामान्य तौर पे साधारण तौर पे जो आहार आप लेते हैं, मतलब किसी भी अनुपात में, जैसे आप सामान्य, आपको कोई बीमारी नहीं, आपने कोई अनुपात नहीं लिया, आपने चावल लिया, दाल लिया, सब्जी लिया, 2-4 रोटी खाया, क्योंकि आपका क्या है, सामान्य आहार है, आपको जो खाना खाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी रोग से आप सरवाइव कर रहे हैं, किसी रोग से आप क्या है मतलब सफरिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, उसी आहार के गुण में और मात्रा में चेंज करके आपका जो आहार तैयार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको दाल नहीं दिया जाएगा, आपको चावल नहीं दिया जाएगा, आपको रोटी नहीं दिया जाएगा, आपको क्या हवा पीने को बोला जाएगा, नहीं। आपको उन्हीं आहार को या तो उनका सब्स्टिट्यूट या तो वही आहार मात्रा में और गुणों में परिवर्तन कर दिया है। जैसे अगर आपको डायबिटिक है तो क्या आप चाय नहीं पिएंगे, आप चाय पीजिएगा। आप क्या करना, आप शुगर को हटा दो और चाय पी लो, यही चीज़ है ना। तो आपको मिलेगा वो चीज, लेकिन उसके गुण में और मात्रा में क्या है, रूपांतरण कर दिया जाएगा, उसके रूप को चेंज कर दिया जाएगा और परिष्कृत कर दिया जाएगा। उसी आहार को, उसी शास्त्र को क्या कहते हैं, डायटिक्स कहते हैं। उस आहार को क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि थेरेपेटिक डाइट कहते हैं, और उस पोषण को क्या कहते हैं, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, उस शास्त्र को क्या कहते हैं, तो डाइट थेरेपी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य, अब तक आपने क्या जाना, उपचारात्मक पोषण क्या है, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन क्या है। तो आप जान गए कि जब आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, ठीक है, वो बीमारी कोई भी हो सकती है, किसी प्रकार की हो सकती है, एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिकल भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है। अगर आप उस समय दवा के साथ अपने आहार को ध्यान में रखते हुए उसके पोषण, उसके मूल्य, उसके गुण, उसकी मात्रा को परिवर्तित करके, परिष्कृत करके, वो आपका आहार भी आपको रोग मुक्ति में सहायक है, वही आहार क्या होता है, उसी आहार को डाइट थेरेपी कहते हैं, उपचारात्मक आहार कहते हैं, जो आपको रोग से छुटकारा पाने में सहायक होता है और आपकी मांग, शरीर की मांग के अनुरूप होता है। ये नहीं कि आपको डिमांड जितनी उसमें कमी कर दी, नहीं, आपके शरीर के अकॉर्डिंग ही हो, लेकिन क्या हो, उसकी मात्रा और उसके गुण में परिवर्तन कर दिया जाए। इसी आहार को क्या कहते हैं, उपचारात्मक आहार कहते हैं। इस शास्त्र को क्या कहते हैं, तो डाइट थेरेपी, उपचारात्मक शास्त्र कहते हैं। इस विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उपचारात्मक पोषण या थेरेपेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर आता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप देख लीजिए। इसका उद्देश्य है, उपचारात्मक पोषण के प्रमुख उद्देश्य है, नंबर 1 ए लिख करके, पोषण स्तर को उत्तम बनाए रखना, कि आपने किसी चीज को, मतलब आपको कोई बीमारी हुई और आप तुरंत ही क्या किया, उस चीज को बिल्कुल छोड़ दिया, तो आपकी बॉडी में उस स्तर, उस चीज की कमी हो जाएगी ना। तो अगर आप उसका बस गुण बदल दिए, आप उसकी मात्रा में कमी कर दिए, तो पोषण स्तर में नहीं कमी होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा, आपको उस रोग से निजात पाने में सहायक जरूर होगा। तो वही कि पोषण स्तर को उत्तम बनाए रखने में। नंबर बी है, बी रोगी की शारीरिक दशा, रोग की स्थिति, आर्थिक दशा तथा रोग के लक्षण को ध्यान में रखते हुए आहार नियोजन करना। नंबर 3 क्या है, रोग की अवस्था के दौरान परिवर्तित चयापचय की क्षमता के अनुसार भोज्य तत्वों की ग्रहण की जाने वाली मात्रा को समायोजित करना। जैसे मान लीजिए आपको बुखार हो गया, ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, आपकी बॉडी गर्म हो गई, आपको उसी को बोलेंगे क्या, कि हमें बुखार हो गया, ज्वर की स्थिति हमें इस टाइम है। उस टाइम क्या होता है, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, BMR बढ़ जाता है। तो BMR जब बढ़ गया तो आपको पोषक तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ गई, क्योंकि 7% क्या हुआ, BMR बढ़ गया, पोषक तत्वों की आवश्यकता भी ज़्यादा हो रही। लेकिन आपको बुखार है, आप क्या है, खाना खाने की अवस्था में नहीं है आपका, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो खराब है, मतलब सिस्टम, आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं वो अनियंत्रित रहती हैं। तो आपको खाने का मन नहीं कर रहा, आपका टेस्ट बिगड़ा हुआ, आपको खाने वगैरह का मन नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे, पोषक तत्व तो लेंगे, लेकिन अगर आप ठोस चबाने की स्थिति में नहीं है, बैठ के खाने की स्थिति में नहीं, आपका मन नहीं, आपको टेस्ट नहीं मिल रहा है, आपका डाइजेस्ट, तो आप क्या करेंगे, लिक्विड ले लेंगे या सेमी लिक्विड लेंगे, लेकिन पोषक तत्वों में कमी नहीं करेंगे। ठीक है, और अपनी जितना आपको मेटाबॉलिज्म, उस टाइम जितना आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा है और आपको जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो किसी न किसी, या तो तरल या तो अर्ध ठोस, अगर आप ठोस के लायक है तो ठोस के रूप में लेंगे। इसे, इसका क्या है, यही सब उद्देश्य है। नंबर 5 नंबर क्या है, सी है, 4 नंबर कह सकते हैं आप, 5 और 6 करके दे दिया। शरीर को पर्याप्त विश्राम देना, रोगावस्था में पर्याप्त विश्राम की अवस्था होती है, विशेषकर प्रभावित अंगों को, जैसे यकृत में के रोग में यकृत को, हृदय, जो मैं अभी आपको बताई हूँ वही चीज़ है, ये पर्टिकुलर किसी अंग के डिजीज के बारे में बता रहे हैं। हृदय रोग में हृदय को, विक्र रोग में विक्र को, विक्र रोग में कम सोडियम युक्त भोजन दिया जाता है ताकि विक्र को कम काम करना पड़े, किडनी को आपके, यकृति रोग में
लीवर की बात हो रही है, यकृत रोग में प्रोटीन की मात्रा कम कर दी जाती है। किडनी के टाइम में नमक की मात्रा कम कर दी जाती है। सोडियम, नमक में क्या होता है, सोडियम मिलता है, ठीक है, उसकी मात्रा कम कर दी जाती है। पोटेशियम की मात्रा कम कर दी जाती है। यकृत रोग में प्रोटीन की मात्रा कम कर दी जाती है। पाचन संस्थान में गड़बड़ी होने पर सादा, मिर्च मसाले रहित, बिना रेशे वाला भोजन दिया जाता है। कब? जब आपका पाचन संस्थान गड़बड़ हो, जैसे आपने आगे देखा था अतिसार की स्थिति अगर हो, डायरिया की स्थिति हो गई हो, तो आपको सादा, मिर्च मसाले रहित, बिना रेशे वाला भोजन दिया जाए। क्योंकि रेशा क्या होता है, कब्ज को दूर करता है। आपके तो ऑलरेडी लूज मोशन लगे, आपको डायरिया है, तो आप अगर रेशे वाला भोजन लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्या होगा, बिल्कुल भी बहुत, मतलब आपका डायरिया वैसे ही लगा, फिर आपको ये रेशे वाला भोजन प्रॉब्लम करेगा। ताकि ये सुगमता से पच जाए, रेशे वाले भोजन को पचने में टाइम लगती है, इसीलिए जिन जो मोटापा से ग्रस्त होते हैं उनको कहते हैं ना ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें, जिस भोज्य पदार्थ में फाइबर की मात्रा, रेशे की मात्रा ज़्यादा हो, आप उसको लो। उससे क्या होगा, आपकी तृप्ति भी हो जाएगी, मतलब आपको आपकी जो भूख की तृप्ति, जितनी आपकी भूख की तृप्ति है वो आपका पेट भी, मतलब पेट भी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, और कैलोरी की कम मात्रा आपको मिलेगी, जो कि आपको उस टाइम ज़रूरत है। आपके क्या है, ऑलरेडी आप मोटापे के शिकार हैं, तो उस टाइम रेशे वाला भोजन दिया जाता है। लेकिन आपकी अगर पाचन संस्थान गड़बड़ है तो सादा, मिर्च रहित, बिना रेशे वाला भोजन दिया जाता है, जो सुगमता से पच जाए। कब्ज में रेशेदार भोजन दिया जाता है। हृदय रोग में वसा की, और पता है आपको रेशेदार भोजन में क्या होता है, पानी स्टोर की भी क्षमता होती है उन रेशों में, तो इसलिए कब्ज में रेशेदार भोजन दिया जाता है। हृदय रोग में वसा की मात्रा कम कर दी जाती है, ठीक है, आप इस चीज़ों को देख लीजिए। अगला है शारीरिक वजन के अनुसार आहार नियोजन करना। मोटापे की स्थिति में वजन कम करना आवश्यक है, परंतु अल्प भार में, अंडरवेट की दशा में वजन को बढ़ाने हेतु आहार दिया जाना चाहिए। जैसे अगर आप मोटापे से ग्रस्त हैं तो आपको कहेंगे ज़्यादा फाइबर युक्त भोज्य पदार्थ लो, ठीक है, प्रोटीन वाला लो, लेकिन फैट ज़्यादा मत यूज़ करो, ज़्यादा कार्ब्स वाली चीज़ें मत लो, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी वो जो आसानी से मतलब पच जाता हो, जैसे ग्लूकोज का कम उपयोग करो, फ्रूट्स लो, ठीक है, क्या फ्रूट्स में सेलुलोज है तो इसलिए ग्लूकोज वाली चीज़ों का कम उपयोग करो। और अंडरवेट में क्या होता है, अंडरवेट आपका जितना भार रहना चाहिए उससे कम है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपको कहेंगे मतलब कि आप घी, मतलब चर्बी युक्त चीज़ें खाओ जिसमें ज़्यादा फैट मिलता हो, हेल्दी डाइट खाओ, फुल न्यूट्रिशन की चीज़ें लो, ठीक है, कोई परहेज मत करो, ये सब चीज़ें बताया जाता है। उपचारात्मक आहार के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन। आहार में परिवर्तन करते समय निम्नांकित सिद्धांतों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। आप देख सकते हैं नंबर 1 क्या दिया है, उपचारात्मक आहार सामान्य आहार से कम भिन्न हो। जो उपचारात्मक आहार हो, जो सामान्य आहार का मतलब जो अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हो, आपकी स्थिति सामान्य है, तो जो आप सामान्य आहार लेते हैं उस आहार से कम जो आपका उपचारात्मक आहार है वो भिन्न होना चाहिए, उनका रूप अलग होना चाहिए। अलग होने का मतलब अलग होना इन द सेंस क्या है, तो आप देख लीजिए कि यदि रोग जीवन पर्यंत चलने वाला है तब आहार का आयोजन बहुत अधिक बधा हुआ एवं परिवर्तित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जीवन पर्यंत है, वो 2-4 दिन की बात नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट आपने डाइट प्लान किया और चीज़ें सही हो गई, थेरेप्यूटिक डाइट यूज़ किया और सही हो गई। वो क्या है, वो लॉन्ग टाइम तक क्रॉनिक है, एक्यूट नहीं है, मतलब तीव्र नहीं है जो कम टाइम के लिए रहे, वो क्या हो धीरे धीरे रहेगा। जैसे क्षय रोग है, बीमारी हो गई, क्षय हो गया, तो क्या होता है वो लॉन्ग टाइम 2-4-6 महीने चलता है, तो आप कितना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर सकते हैं, तो नहीं। उसमें क्या होना चाहिए, आयोजन बहुत ज़्यादा बधा हुआ नहीं होना चाहिए, इसलिए रोग की अवधि जानना आवश्यक है। यदि रोग 1-2 सप्ताह में समाप्त होने वाला मतलब एक्यूट हो, तीव्र हो लेकिन कम टाइम का हो, तब आहार नियोजन में फेरबदल किया जा सकता है। परंतु लंबी बीमारी की स्थिति में आहार में परिवर्तन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, आहार नियोजन लचीला होना चाहिए। नंबर 2 क्या है, उपचारात्मक आहार रोगी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, रुचि, खाने की आदतें, धार्मिक मान्यताएं, भोजन संबंधी पसंद एवं सभी आवश्यक बातों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ताकि रोगी परिवर्तित आहार को मन से खा सके। यदि परिवर्तित आहार रोगी के पसंद के अनुरूप नहीं होता है तब वह उसे देखते ही मुंह फेर लेता है। यदि उसे जबरदस्ती खिलाया भी जाता है तो वह उसे पचा नहीं पाता है, ठीक है। जैसे होता है ना, कोई चीज़ देखो तो पहले से जैसे लगता है कि नोजिया टाइप का, जैसे लगता है वोमिटिंग, उल्टी हो जाएगी, हमें लगता है ना कोई चीज़ जिसको आप नहीं पसंद करते, अगर आपने एक बाइट भी मुंह में रखा तो लगता है वो बाहर आ जाएगा, तो उससे उस रोगी का पेट कैसे भर सकते हैं, नहीं भर सकते। तो यही चीज़ है कि उसकी रुचि का भी ध्यान रखिए, खाने की आदत का भी ध्यान रखिए, और जो धार्मिक मान्यताओं से अगर वो शाकाहारी
शाकाहारी भोजन करता है तो उसको मांसाहारी भोजन करने के लिए आप परेशान न करें, क्योंकि वो और बीमार पड़ सकता है और उसका पेट भी नहीं भरेगा, वो कुपोषित हो जाएगा। ऑलरेडी एक तो सफरिंग है, मतलब बीमारी से वो सफ़र कर रहा है, कुछ नया चीज़ और हो जाएगा। तो जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप जैसे कहते हैं मतलब मीट प्रोडक्ट जो होते हैं, मांस वगैरह में प्रोटीन के इनरिच अच्छे सोर्स माने जाते हैं, लेकिन अगर आप वो मांसाहारी नहीं है तो आप उसका सब्स्टिट्यूट तो दे सकते हैं ना। आप पनीर दे दो, आप सोयाबीन दे दो, आप मतलब नट्स दे सकते हैं, आप जो है राजमा दे सकते हैं, आप दूध दें, मिल्क दें, ठीक है। तो आप उसका क्या है सब्स्टिट्यूट देंगे। तो उसकी धार्मिक मान्यताओं को भी ध्यान रखें, कहने का बस इतना सा मतलब है। यदि परिवर्तित आहार रोगी के पसंद के अनुरूप नहीं होगा तब वो उसे देखते ही मुंह फेर लेगा, जबरदस्ती खिलाया भी तो उसे पचा नहीं पाएगा। यदि रोगी निरामिष शाकाहारी है तो उसे भोजन में मांस, मछली, अंडा अथवा यकृत का शोरबा दिया जाए तो वह उसे कदापि नहीं ग्रहण करेगा। यदि उसे जबरदस्ती खिलाया भी जाए तो वह उसे पचाने में असमर्थ होगा। रोगी संवेगात्मक रूप से उस भोजन से घृणा करता है, ठीक है। वजह बस इतनी है कि क्या है, वो संवेगात्मक रूप से उस भोजन से घृणा करता है। नेक्स्ट है परिवर्तित आहार शरीर के पोषण मांग के अनुरूप हो। आहार आयोजन करते समय आहार विज्ञानी जो डाइटियन हो को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है तथा रोग का नियंत्रण एवं विमुक्त हो हेतु किन किन पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है और किन पोषक तत्वों की कम। रोगी व्यक्ति को जैसे आपको पता है कि बुखार के टाइम में क्या है, कार्बोज की मात्रा 50% बढ़ जाती है, प्रोटीन की मात्रा 50% बढ़ जाती है, ठीक है ना। वसा की मात्रा भी बढ़ती है, लेकिन क्या है उसको ध्यान में रखकर कम ही दिया जाता है, लेकिन बढ़ जाती है। तो आपको पता है, तो उस चीज को आपको ध्यान में रख के आपको क्या करना, आहार उनको देना है। रोगी व्यक्ति को शरीर के पोषण हेतु सभी पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए, अन्यथा वह एक रोग से विमुक्त तो नहीं हो सकेगा, साथ ही दूसरे पोषण न्यूनता जनित रोगों का शिकार हो जाएगा, जो मैं अभी आपको कह रही थी। इसलिए परिवर्तित आहार रोगी के शरीर मांग के अनुरूप होना चाहिए। अगला 4 नंबर है रोगी को पोषण आहार के संबंध में जानकारी देना। रोग की स्थिति में भोजन के प्रति अरुचि एवं घृणा होना आम बात है। अधिकांश रोग की दशा में व्यक्ति खुलकर भूख नहीं लगती, कभी कभी उसे भोजन से घृणा हो जाती है, अतः वह भोजन ग्रहण करना एक सजा की तरह समझता है। ऐसी स्थिति में उसे शिक्षित किया जाना चाहिए कि परिवर्तित आहार के सेवन से वह शीघ्र ही रोग से मुक्ति पा लेगा तथा स्वस्थ जीवन जी सकेगा। स्वस्थ होने पर वह विभिन्न तरह के व्यंजन खा सकेगा। जब उसे भोजन का महत्व समझ में आ जाएगा तब वह परिवर्तित भोजन को मन से ग्रहण कर सकेगा तथा पचा सकेगा। उपचारात्मक आहार में आहार विज्ञानी की भूमिका। आप जो थेरेपेटिक डाइट ले रहे हो उसमें जो डाइट थेरेपी है, उसमें जो डाइटियन है, जो डाइटिशियन है, जो आपका आहार दे रहा है, जो आहार विज्ञानी का मतलब जो डाइटिक्स न्यूट्रिशन है, उसकी क्या भूमिका है। तो आप देख सकते हैं कि उपचारात्मक आहार डाइट थेरेपी का आयोजन करते समय आहार विज्ञानी को निम्न बातों की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, रोग कब से है, रोग की प्रकृति किस तरह की है, क्या यह पोषण न्यूनता जनित रोग है, चयापचय में दोष होने के कारण है या पाचन संबंधी गड़बड़ियों के कारण है। मतलब आपकी रोग को जो इसका आहार नियोजन कर रहा है, जो आहार विज्ञानी है, जो वो डाइटिशियन है, जो वो डाइटिक्स न्यूट्रिशन की जो फॉलो करना चाह रहा है, वो सबसे पहले तो ये जानेगा कि इनको ये बीमारी कब से है, उसकी प्रकृति क्या है, ये वो एक्यूट है या क्रॉनिक है, ठीक है। इन 2 चीज़ों को जाने, उसमें किन चीज़ों के आहार की ज़रूरत है, वो मेटाबॉलिज्म संबंधी उसको दोष है कि डाइजेशन संबंधी उसको प्रॉब्लम है कि उसको न्यूट्रिशन पोषण संबंधी प्रॉब्लम है। इन चीज़ों की जांच पहले उसको रखनी चाहिए, पूरी बढ़िया से उसको जानकारी ले लेनी चाहिए, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, भोजन का आयोजन कर पाएगा। नंबर 2 क्या है, रोग की अवधि कितने दिनों की है, क्या जीवन पर्यंत चलने वाली, जैसे किसी को क्या है डायबिटीज़ हो जाता है, वो चयापचय संबंधी बीमारी है, तो अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया तो वो क्या होगा, जीवन पर्यंत रहेगा, ठीक है। हाँ, बस ये है कि जो गर्भावस्था में होता है गर्भवती महिलाओं को, उसके छोड़ के, और जो कह सकते हैं जुवेनाइल जो बच्चों को होता है उसको छोड़ के जो ये वयस्कों को होता है वो क्या होता है, वो जीवन पर्यंत रहता है। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखकर कि ये कुछ दिन में हट जाएगा, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, कि लॉन्ग टाइम तक में पूरे जीवन पर्यंत रहेगा, तो वही कहने का मतलब उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, उनका लचीला आहार तैयार करना चाहिए। रोगी व्यक्ति का इतिहास जाना, जैसे उसकी उम्र क्या है,
घर में किन किन लोगों को, जैसे कहते हैं ना डायबिटीज़ को क्या कहते हैं, ये आनुवंशिक बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी मतलब इसको कह सकते हैं कि ये आरामदायक बीमारी भी आती है, जो बहुत लग्जरी लाइफ जीते हैं उनको भी होता है, लेकिन ये आनुवंशिकता पर भी आधारित है। इसका वजह अगर आपको की पीढ़ी में, जैसे आपकी माँ को या आपके फादर को या नानी नाना को या ऐसे किसी को है, तो वो किसी न किसी पीढ़ी में वो लक्षण आते हैं, ठीक है। तो वही जैसे हीमोफीलिया हो गया, ऐसे कुछ रोग होते हैं ना जो क्या होता है आनुवंशिक, जिसे कहते हैं, जो आपके जीन, जो आपके डीएनए में क्या होता है उनके लक्षण होते हैं। तो यह जीवन पर्यंत चलने वाली बीमारी है, तो आहार लचीला होगा। रोगी व्यक्ति का इतिहास जानना, जैसे उम्र, घर में किन किन लोगों को कौन कौन सी बीमारी है, ताकि आनुवंशिक रोगों का पता चल सके। किसको जानना पड़ेगा, ये जो उनका आहार नियोजन कर रहा है, जो उनका डाइट थेरेपी तैयार कर रहा है, उस आहार विज्ञानी को, उस डाइटिशियन, डाइटिक्स न्यूट्रिशन को जो तैयार कर रहा है, उस डाइटिशियन को इस चीज़ की जानकारी पहले कर लेनी चाहिए। 4 नंबर पे क्या जानकारी रखनी चाहिए कि रोगी की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति कैसी है। यह रोगी गरीब परिवार का है तो उसके आहार अत्यधिक महंगे नहीं होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताई थी कि अगर किसी को मान लीजिए आयरन की कमी है, वो एनेमिक हो गया, तो ज़रूरी नहीं कि वो अगर अनार खाएगा तभी उसका जो है कि वो ठीक होगा। वो गुड़ भी खा सकता है तो भी से, जब वो पालक का सूप पिएगा तब भी वो से ग्रीन वेजिटेबल खा के भी वो आयरन पैदा कर सकता है। जो क्या है सीजनल सब्जियां हैं उनका प्रयोग करके, सीजनल फ्रूट्स का प्रयोग करके वो क्या कर सकता है, अपने रोग से विमुक्ति पा सकता है। नंबर 5 है रोग की अवस्था में आहार में परिवर्तन करते समय तैयार आहार का स्वरूप आकर्षण हो, जैसे तरल, अर्ध तरल, ठोस आहार। ये क्या है, आहार का स्वरूप होता है। आहार तरल, आहार अर्ध तरल, आहार ठोस आहार के रूप में होता है। ये क्या है, तो ये आहार का स्वरूप होता है। 3 तरह का आहार कैसा, एक तरल में भी 2 होते हैं, एक बिल्कुल पूर्ण लिक्विड, एक अर्ध लिक्विड, एक अर्ध तरल, और एक क्या होता है ठोस आहार के अंतर्गत आता है। एक क्लियर लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है। रोगी के भोजन संबंधी आदतें, रुचि, पसंद आदि, रोगी दिन में कितनी बार भोजन ग्रहण करता है, भोजन कब कब ग्रहण करता है, किस तरह का भोजन रोगी को अधिक पसंद है, आदि बातों की जानकारी उसे ले लेनी चाहिए। रोगी की मानसिक एवं संवेगात्मक स्थिति की भी उसको क्या होना चाहिए, जानकारी रख लेनी चाहिए। यह रोगी की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि रोग लंबी अवधि का है अथवा जीवन पर्यंत चलने वाला है तो रोगी के मन में विचारों का तूफान उठता रहता है। उसका क्या होता है, उसका इमोशनल जो बैलेंस है वो इनबैलेंस हो जाता, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, ठीक है। वह विचार की तरंगों में गोता लगाकर कई बार वह निराशाओं में घिर जाता है, उसका मन कचोटता है, वह जीते जी नरक भुगतने जैसा अनुभव करता है। ऐसी परिस्थिति में यदि उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है अथवा उसकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है, तब उसका सीधा प्रभाव भोजन ग्रहण करने पर पड़ता है। वह भोजन खाने से इनकार कर देता है। इसलिए रोगी की मानसिक तथा संवेगात्मक स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 8 नंबर क्या है, रोगी को मुंह द्वारा भोजन ग्रहण करने तथा पचाने की क्षमता को भी आपको जांच कर लेना चाहिए, ध्यान रख लेना चाहिए। यदि शरीर में भोजन के पाचन, अवशोषण या चयापचय का स्तर क्या है और कितना रह गया है, यदि पाचन, अवशोषण, चयापचय संबंधी दोष एवं गड़बड़ियां हैं तो परिवर्तित भोजन किस तरह का होना चाहिए, इनकी भी जानकारी रखनी होगी। नेक्स्ट नंबर 10 क्या है, भोजन का स्वरूप मनमोहक एवं आकर्षण होना चाहिए। 11 नंबर, परिवर्तित आहार के सेवन से रोगी को तृप्ति एवं संतुष्टि मिल सके। नंबर 12, भोजन रोगी व्यक्ति के आर्थिक दशा के अनुरूप हो ताकि इसकी प्राप्ति में उसे अलग से बहुत अधिक पैसा व्यय न करना पड़े। 13 नंबर, परिवर्तित आहार के सेवन से रोग में अपेक्षित सुधार हो ताकि रोगी व्यक्ति रोग से विमुक्त हो सके अथवा रोग पर नियंत्रण पा सके। उपरोक्त भूमिका को निभाने के लिए आहार चिकित्सक को रोग एवं रोगी के संबंध में निम्नलिखित जानकारी रखना आवश्यक है। नंबर 1, रोगावस्था में रोगी व्यक्ति की भोजन ग्रहण करने की क्षमता अर्थात भोजन ग्राह्यता। रूपांतरित या परिवर्तित आहार अतिरिक्त समस्या तो उत्पन्न नहीं करता। और मनोवैज्ञानिक तनाव, साइकोलॉजिकल टेंशन, ये जानकारी किसको रखना चाहिए, तो जो रोगी व्यक्ति का भोजन तैयार कर रहा है, जो उसका आयोजन करेगा,
जो उसकी डाइट थेरेपी जो उसकी करने वाला है, उस डाइटिशियन को इन चीज़ों का क्या होना चाहिए, ध्यान रख कर ही उसके भोजन का आयोजन या निर्माण या उसके रूप बदलने की बात करनी चाहिए या सोचना चाहिए। किस किस बातों को, भोजन की ग्राह्यता को ध्यान में रखना चाहिए, उसका परिवर्तित रूप से होने वाली समस्या तो नहीं उत्पन्न करेगी उसका ध्यान रखना चाहिए, और उसकी साइकोलॉजिकल टेंशन प्रॉब्लम को भी ध्यान में रखना चाहिए। कल मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अपना मूल्यवान समय निकाल कर वीडियो देखते हैं, उसके लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक